चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग बेसिक स्टडी पहले भी कर चुके हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, हम लोग इस बारे में बात किए थे कि हर वो एक्टिविटी, ऑल द एक्टिविटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीप एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, या मिनिमम प्रोसेसेस ऐसे लिख सकते हो, मिनिमम processes which are required to keep an organism living is called life process। ठीक है, दिस इज रिटन एज कॉल्ड, ये कॉल्ड लिखा हुआ है। तो लाइफ प्रोसेस क्या कि कम से कम उतना तो होना ही चाहिए ताकि कोई और चीज को आप लिविंग बोले। द मिनिमम प्रोसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑर्गेनिज्म एज लिविंग इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। मिनिमम, जैसे मान लो आप सोए हुए हो या आप बेहोश भी हो, यू आर अनकॉन्शियस, बट स्टिल सम प्रोसेसेस आर गोइंग इनसाइड योर बॉडी। All those processes, yeah, you may say all those minimum processes which are required to keep your body living in spite of being unconscious is known as life process। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट इज वायरस। वायरस के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखो, वायरस को समझाने के लिए हम सिंपल, बहुत सिंपल कई बार टर्म यूज करते हैं कि वायरस इज अ गोस्ट, भूत है ये। जब तक बाहर है तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ अ वायरस। बट जैसे ही वो किसी लिविंग चीज में चला गया, उसका एग्जिस्टेंस है, या यूं बोलो कि वो पूरे पूरे उस लिविंग चीज पे काबू पा लेता है। मतलब ये कि हो सकता है मेरे बगल में कोई भूत भी इस क्लास को देख रहा हो, बट उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। बट अगर वो मेरे बॉडी में आ गया तो मेरे पूरे बॉडी पे किसका कंट्रोल होगा? इस घोस्ट का। वैसे ही होता है वायरस। वायरस इज जस्ट लाइक अ घोस्ट। जब तक ये बाहर है, जब तक ये आउटसाइड अ लिविंग मीडियम है, आउटसाइड अ लिविंग मीडियम, लिविंग मीडियम मतलब किसी जिंदा चीज के, जब तक वो किसी जिंदा चीज के बाहर है वो मरा हुआ है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। और जैसे ही वो किसी सेल में या किसी लिविंग थिंग में इंटर किया, उस पूरे सेलुलर मशीनरी पे उसका कंट्रोल होता है। अच्छा, इस सेलुलर मशीनरी का मतलब क्या? देखो बताता हूं। मान लो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर और क्या क्या होगा? सारा सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, MITOCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा राइबोसोम्स, उसके अलावा अगर प्लांट है तो प्लास्टिड भी होगा। तीन मेन का बात करें, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारा होता है, बट तीन मेन का बात की। और वायरस के पास क्या होता है? देखो सबसे ऊपर में बना रहा हूं, अगर ये एक वायरस है, इफ दिस इज अ वायरस, माइंड इट, इट हैज ओनली टू थिंग्स। वायरस के पास सिर्फ दो चीज होता है। पहला ये देखो, कवरिंग, एक प्रोटीन का बना हुआ कवरिंग। वायरस के पास सिर्फ एक प्रोटीन का बना हुआ कवरिंग, और अंदर में एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब या तो डीएनए या आरएनए, या डीएनए या आरएनए। वायरस सिर्फ दो चीज से बना होता है, या तो एक जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या आरएनए, या फिर प्रोटीन। अच्छा, कोरोना वायरस में क्या है, डीएनए या आरएनए? आरएनए। आरएनए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोविड-19 का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। और देखो यही दिक्कत है, वायरस है वो, मतलब उसके पास सिर्फ दो चीज, या प्रोटीन या आरएनए। अब ये वायरस जैसे ही हमारे सेल में इंटर किया, तो ये पूरा पूरा वायरस इंटर नहीं करता, सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल इंटर करता है, सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल इंटर करता है। और ये जेनेटिक मटेरियल इंटर करते के साथ हमारे न्यूक्लियस पे कंट्रोल कर लेता है। जैसे भूत घुसा तो मेरे पूरे शरीर पे उसका कंट्रोल, या यूं बोलो मेरे पूरे आत्मा पे उसका कंट्रोल।
वैसे ही जैसे ही वायरस का जेनेटिक मटेरियल किसी सेल पे गया तो उसके पूरे न्यूक्लियस पे उस वायरस का कंट्रोल होता है। अब बताओ, एक न्यूक्लियस का उस सेल के सारे सेल ऑर्गेनल्स पे कंट्रोल होता है कि नहीं होता है? नॉर्मली मान लो अगर ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस इस सेल का जितना भी सेल ऑर्गेनल होगा सबको कंट्रोल कर रहा होगा। आप वहीं पढ़े है ना? हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल। और ये वायरस गया और इसके न्यूक्लियस पे ही कंट्रोल जमा लिया। मतलब ये कि आपका आप पे सब स्कूल के अंदर सबसे अधिक कंट्रोल होता है आपके प्रिंसिपल का, और कोई बाहर से आया जो आपके प्रिंसिपल पे ही कंट्रोल जमा लिया, तो सामने वाला आपके प्रिंसिपल को बोल रहा है इस बच्चे को यहाँ से उठाकर वहां करो, प्रिंसिपल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मतलब इनडायरेक्टली आप, यानी कि अगर सेल के केस में बात करें तो इनडायरेक्टली सारा का सारा सेल ऑर्गेनल वायरस के कंट्रोल में चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। और अगर ऐसा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो पता है वायरस सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले उस सेल के अंदर बैठकर खुद को रिप्रोड्यूस करता है। अब जब ये सेल डिवाइड करेगा ना तो सेल नहीं बनाएगा, वायरस बनाएगा। और एक समय के बाद जब वायरस मतलब सेल से इतना रिप्रोडक्शन कराएगा कि सेल एकदम वीक हो जाए, और जब वायरस को लगेगा कि ये सेल अब कुछ नहीं कर सकता तो उसको मार देगा। मतलब ये एक हॉरर मूवी वाला भूत किसी के शरीर में एंटर किया तो जितना मर्डर कराना है मर्डर कराया, और जब उस भूत को ऐसा लगा कि अब इस आदमी से और मर्डर नहीं हो सकता तो उस आदमी को भी मार देगा। समझे नहीं समझे? बोलिए जल्दी। Yes. फिर वापस हम बोले थे आपको इंटरैक्ट करते रहना है, आप लोग इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। जवाब दीजिए, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? यस सर। समझ गए। यस सर। चलिए ठीक है फिर, ठीक। तो यहां तक सब कुछ ठीक है। चलिए पहले तो आप लाइव प्रोसेस का डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट। ये नोट्स आपको हम भेज देंगे, ये नोट्स हम आपको भेज देंगे, आप लोग वहां से इसको कॉपी कर लीजिएगा ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। बाकी हम लोग अभी करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन होते ही हमको बताइएगा। चलिए अब आगे अगर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो इस वायरस के डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। वायरस आर नाइदर बी लिविंग नॉर डेड, they are dead outside the living organism but they become active once it gets into a living cell। जैसे वो किसी जिंदा चीज में जाता है तो वो फिर एक्टिव हो जाता है, उसके पहले इनएक्टिव या डेड फॉर्म में होता है। लाइफ प्रोसेस का हम लोग बात किए थे कि हर वो चीज जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है बेसिक होता है। देखो इतना चीज बॉडी में हमेशा हो रहा होता है, हमारे बॉडी में इतने सारे सिस्टम है जिनमें से बेसिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, हमेशा हमारे बॉडी में खाना पच रहा होता है, डाइजेस्ट हो रहा होता है। रिस्पायरेशन, हमारे बॉडी में हमेशा एनर्जी के नीड के लिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज को ब्रेक कर एटीपी बनाता है। ठीक है, डिटेल में सबको पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन, ये भी पढ़ेंगे। ब्लड, जाहिर सा बात है जो एटीपी बना या जो एनर्जी जनरेट हुआ या जो फूड डाइजेस्ट हुआ उसको पूरे बॉडी तक पहुंचाना है, उसके लिए सर्कुलेशन काम में आता है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन, अगर आप जिंदा हैं तो आपके बॉडी में एक्सक्रीशन होगा ही होगा, मतलब बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट बनेगा ही बनेगा। कोई जिंदा चीज ऐसा नहीं होता है, कोई जिंदा चीज ऐसा नहीं होता है जिसके बॉडी में एक्सक्रीशन नहीं होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं बनता। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दो एक्सपेक्ट है, एक तो पूरा बॉडी को रिप्रोड्यूस करना, मतलब लगता है कि यार सही में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं है, मतलब ये कि अभी तक हम में से कोई रिप्रोड्यूस नहीं किया होगा तो क्या हम में से कोई जिंदा नहीं है? तो ये सोचना इसलिए गलत है ना, क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ बॉडी का रिप्रोड्यूस करना नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म और आपका ऑफस्प्रिंग आना नहीं है। सेल तो रिप्रोड्यूस करता है ना, एक सेल था, मान लो वो डैमेज हो गया तो उस एक सेल से दो सेल बनता है। यस सर। तो ये भी तो रिप्रोडक्शन है, सेल का रिप्रोडक्शन, बॉडी का नहीं, सेल का रिप्रोडक्शन। तो इसको इस तरह से डील करना रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम, ये नहीं है नर्वस सिस्टम। एक सेकंड जरूर देखते, चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्कुलर सिस्टम नहीं है, नर्वस सिस्टम भी जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट तो है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ये हमारे बॉडी में आपस में इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को आपस में इंटीग्रेट करता है। एक है एंडोक्राइन सिस्टम,
ये भी सब देखो, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो कुछ भी दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। These are not basic. These are not basic to the life of an organism. यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, these are not basic for the life of an organism. बेसिक नहीं है। खैर, इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? देखो, इंडोक्राइन सिस्टम का सिंपल मतलब होता है, हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं ना, हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन हमारे बॉडी में बनते हैं सब इंडोक्राइन सिस्टम का नतीजा है, सारे के सारे इंडोक्राइन सिस्टम से आते हैं। एंड स्केलेटल सिस्टम सब लोग जानते हो, तो 3-4 नया दिखा मुझे। फर्स्ट इज एक तो इंटेगुमेंटरी सिस्टम, या आपको अगर और भी कुछ नया लग रहा है जो आपको लगता है कि हमको नहीं पता तो बता लीजिए। इंटेगुमेंटरी सिस्टम provides integration to all the organs of our body, provides integration to all the organs of our body, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन के बीच में इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम मतलब the system of our body, the system of our body responsible for the hormones of our body. बेहतर होगा प्रोडक्शन कर ले, for the production of hormones of our body या in our body, इसको इन कर लेते हैं। अच्छा, अर्पणा है या नहीं है? अर्पणा? नहीं भैया, नहीं है। मैथ्स में थी? नहीं भैया। अच्छा, नेट इशू, चलो कोई नहीं। सिर्फ 9 लोग हैं क्लास में, ऑफलाइन में तो ज्यादा बच्चे थे ना? यस सर। कोई बात नहीं, जो लोग एब्सेंट हम उनको वीडियो भेजेंगे जब तक कि कोई इश्यूज नहीं पता चले, छूटा तो छूटा, अच्छा से छूटा। चलो नेक्स्ट इज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब फूड कैसे इनटेक हो हमारे बॉडी में, फूड इनटेक। एक काम करो, हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं, तुम लोग ये हेडिंग या 1 मिनट रुको, छोड़ो इतना, वीडियो को पॉज करके अलग तरीके से तुमको समझाते हैं। उन सबको, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको 5 किंगडम में डिवाइड किए, 5 किंगडम। सबसे पहला है मोनेरा। मोनेरा में कौन होता है? प्रोकैरियोटिक, ये सब लोग जानते हो। प्रोकैरियोट मतलब जो सर जिनका मतलब न्यूक्लियर मटेरियल जो रहता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है, उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होता। The organism or the cells deprived of well defined nuclear envelope, nucleus is just free lying in the cytoplasm. Okay, so Monera is prokaryotic unicellular. All the prokaryotic unicellular organisms are placed in kingdom Monera, or the living organisms are placed in 5 kingdoms. First is Monera, second is Protista. Minded, all the eukaryotic unicellular organism are placed in kingdom Protista. Protista. Then comes the fungi. It is mostly made up of eukaryotic
यूकैरियोटिक सेल्स हैविंग सेल वॉल ऑफ काइटिन। काइटिन जैसे प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज। वेरी गुड, सेलुलोज से। उसी तरह फंगी एक ऐसा किंगडम है जो कि यूकैरियोटिक सेल का होता है और उनमें सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का। ओके, नेक्स्ट कम्स द प्लांट। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल मेड अप ऑफ Cellulose. सेल्यूलोज। एंड खास बात क्या है कि इनमें मिलता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या मिलता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition. And the last again is animals. Animals. These are again eukaryotic cell. Eukaryotic cell deprived of cell wall. No cell wall आप लिख सकते हो. No cell wall. And these are heterotrophs. I guess ये पूरा स्क्रीन आप पे विजिबल है? यस सर। Yes, चलिए sir. जल्दी से कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। अलग से नोट बनाकर ऐसे ऊपर में कहीं साइड वाइड में नोट लिख लीजिएगा, नोट, और उसके बाद इस पूरे को आपको लिखना है। हो गया सर। ठीक है, बाकी को भी लिख लेना। चलो, तो यहाँ तक समझ गए थे अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है स्यूडोपोडिया के थ्रू। देखो होता क्या, अमीबा नॉर्मल सा एकदम बुद्धू टाइप बैठा रहता है, ठीक है। अभी देखा उसको यहाँ कोई फूड दिखा, तो यहाँ क्या देखा? कोई फूड पार्टिकल। अमीबा इतना सीधा सा प्राणी है, कुछ नहीं करेगा, चुपचाप सरक सरक के यहाँ तक जाएगा और जैसे करीब आएगा बोलेगा देखो हम बहुत सीधे हैं, हम सबसे दोस्ती करते हैं, एक बार गले मिल लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ से स्यूडोपोडिया से फैलाया, इसका स्यूडोपोडिया है ये वाला, ये चीज हटेगा और ये फैलेगा इस तरफ से, इधर से भी, देख रहे हो। और उसके बाद क्या होगा, फाइनली ये स्यूडोपोडिया इसमें फ्यूज कर जाएगा। फ्यूज कर गया मतलब ये ऐसा एकदम ज्वाइंट हो गया, समझे नहीं समझे? यस सर। जैसे ही ये ज्वाइंट हो गया ना, अब ये देखो ये स्पेस पूरा पैक हो गया, देख रहे हो, पैक हो गया। अब जैसे ही ये स्पेस पैक हुआ तो इस स्पेस का एक नाम पड़ा फूड वैक्यूल। क्या नाम पड़ा? फूड वैक्यूल। अब भी इसका जितना डाइजेस्टिव जूस है, देखो बेचारा स्टार्ट तो किया था कि नहीं ये बहुत शरीफ प्राणी है, गला मिलेंगे, बट धोखा दे दिया, निगल गया सीधा। गला मिलना तो छोड़ो, चबाना भी छोड़ो, खाना भी छोड़ो, सीधा निकल गया, धकार भी नहीं लिया। देख रहे हो हर साइड से इसके अंदर ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट हुआ। जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे सारे के सारे एक साथ सिक्रीट हुए और इस पूरे फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करने के बाद जो भी उसके काम का था, उसको छोड़ने वाला ही कहाँ था, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जो भी काम का था उसको क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। और जो बेकार था उसको फिर से इस तरफ एक स्यूडोपोडिया बनाया और धीरे धीरे बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा प्यारा सा अमीबा। फटाफट से इसको ड्रॉ भी कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि अगर सारा ऑर्गेनिज्म, अगर अमीबा टाइप इतना सिंपली हम फूड इनटेक कर सकते हैं या अमीबा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? है ना, हम इतना नौटंकी क्यों करें भाई? खाएं, फिर उसको ओसोफेगस के थ्रू पेट तक पहुंचाएं, वहां पे प्रोटीन डाइजेस्ट करें, फिर इंटेस्टाइन में लेकर जाएं, वहां फैट डाइजेस्ट करें, है ना, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करें, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में लेकर जाएं, वहां वाटर एब्जॉर्ब करें, फिर जो भी फूड फीकल मैटर था उसको जमा करें रेक्टम में, फिर उसको बाहर निकालें। इतना मेहनत, बाप रे, थोड़ा बड़ा काम है। जिंदगी में सिर्फ एक ही काम है, खाना खाना और पचाना। जितना काम करें, हम भी चुपचाप खाना देखते, ऐसा निगलते, गला लगाते, निगल गए सीधा और कहानी खत्म। इतना सिंपल क्यों नहीं हो सकता हमारा फूड? या फिर अगर वैसे ही हम लोग बात करें
तो वैसा ही हम लोग कुछ कर सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए भी। बाकी जो सेल्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है जरा कोई बताएगा? व्हाट इज डिफ्यूजन? सर मी बताओ। movement of water from high concentration to the low concentration. This process is called diffusion. चलो अभी अच्छा की तुम बताई। हमको कोई बताओ, कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि गलत है? क्योंकि हमको लगता है हाँ गलत है। क्या गलत है बताओ? सर ये ऑस्मोसिस का बोलिए। वेरी गुड, दिस इज ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या है? सर लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल के थ्रू होता है ना? हाँ तो यहाँ भी होता है, डिफ्यूजन भी सेमी परमिएबल के थ्रू होता है। सर हम पढ़े थे उसमें सर डिफ्यूजन सेमी परमिएबल के साथ थ्रू नहीं होता था। कुछ 11th के लिए बचा लेते हैं, ये तो अभी हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या गलती क्या है। खैर अभी हम बता, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कोई अंतर नहीं। एक बात तो ये जानो, सिवाय एक चीज के, हर ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑल द ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बट स्पेशल कंडीशन क्या है कि वहां पे डिफ्यूजन जिस चीज का हो वो वाटर। डिफ्यूजन का सिंपल मतलब होता है मूवमेंट ऑफ substance from higher concentration to lower concentration. Movement of substances from higher concentration to lower concentration is called diffusion. ये बड़ा सिंपल सा बात है। मतलब ये कि ये देखो तुम्हारा लंग्स है, ऐसा किसी का लंग्स है? नो सर नहीं, कोई बात नहीं, ये लंग्स है, मानना है, हम बोल दिए इसलिए मानना है, ये लंग्स है। इसको नहीं लगता लंग्स, इससे क्लास में बात करते हैं, ठीक है? अभी ये लंग्स है। देखो इधर में एटमॉस्फेयर था और O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा था, लंग्स के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा था। वापस से बोल रहा हूँ, बॉडी के अंदर ये लंग्स, यहाँ चेस्ट के अंदर, बाहर में O2 अधिक और अंदर में CO2 अधिक, ठीक है यहाँ तक? अब होता यूं है कि जैसे ही ये O2 इस लंग्स से कांटेक्ट में जाता है तो ऑक्सीजन इस लंग्स के पार होकर बॉडी में चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से पार होकर बाहर आता है, क्योंकि बाहर में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है लंग्स के मुकाबले। हम कंसंट्रेशन का बात करें ना कि अमाउंट का। कंसंट्रेशन, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अभी जो बोले ये समझ में आया कि कंसंट्रेशन CO2 का बॉडी के अंदर अधिक है जबकि अमाउंट CO2 का एटमॉस्फेयर में अधिक है। यस सर। सबको समझ में आ गया? पक्का? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर, वंस मोर। अच्छा एक काम करते हैं, ये टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है? तो हम लोग अब 1 मिनट से कम बचा हुआ, तो वापस से रिवाइंड पहले करते हैं।